बच्चों आते हैं शीट 6 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो और ये बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे इसके अंदर। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, वो तो ठीक है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैसे निकलेगा? क्यू बाई टी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। सर टेम्परेचर ऑफ माइनस क्यू सिस्टम बाई भी टी। दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी क्या हो गया बच्चों? सर माइनस क्यू बाई टी ना, वो लूज कर रहा है हीट। हाँ बेटा करेक्ट, मतलब सराउंडिंग के लिए इट इज गोइंग टू बी माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। डेल्टा एस टोटल विल बी, डेल्टा एस टोटल इज गोइंग टू बी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी। अब क्यू ऑफ सिस्टम क्या है बच्चों? -300 हीट उसने लूज करी है, बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या है बच्चों? 400 प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग है 300 पे। अब सराउंडिंग के लिए तुम्हारा जो हीट सिस्टम ने लूज करी वो सराउंडिंग ने एक्सेप्ट करी। ये आया नहीं आया बच्चों? आ गया, गुड, दैट्स नाइस। सेकंड पे आते हैं। गाइस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेल्टा एच हमें, आ जाओ बेटा, होल्ड ऑन गाइस। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखी है स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब हमारे पास रिएक्शन है H प्लस OH माइनस गिविंग H2O। दैट इज द रिएक्शन दैट वी हैव गॉट। हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर का मतलब है एंथैल्पी ऑफ वाटर दे रखा है, हाँ है ना? और एंथैल्पी ऑफ OH माइनस पूछा है। यार तुम्हें पता है एंथैल्पी ऑफ H प्लस आयन क्या होता है बच्चों? 0। तो हम कहेंगे दिस डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन हमारा दे रखा है -57 is equal to enthalpy of product which is given to us as -285 minus enthalpy of reactants which is going to be H plus की enthalpy which is 0 and enthalpy of OH minus जो कि है x की वैल्यू हमें पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर। We are asked the enthalpy of OH minus या enthalpy of formation of OH minus। तो हमारा enthalpy of formation of OH minus निकला है नहीं निकला है? गुड। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ नाइस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तुमने पहले करा नहीं है। पॉलीमराइजेशन का एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछा है बच्चों, दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन दे रखा है, ठीक है ना बच्चों? अब गाइस दे रखा है एज -100 किलो जूल पर मोल ऑफ इथाइलिन। एक काम करते पहले रिएक्शन देख लें, ये है। अब ये क्या कर रहा होता है पॉलीमराइजेशन में, अंडरस्टैंड करो गाइस, तुम्हारा ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक करके सिंगल लेता है। अब यहाँ पे ये भी फ्री है ये भी फ्री है फॉर टू मेक एक्स्ट्रा बॉन्ड, हाँ है ना बच्चों? मतलब तुम्हारा ये डबल बॉन्ड टूट गया, अब ये एंड भी फ्री है एक बॉन्ड बनाने के लिए, ये एंड भी फ्री है एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है? तो वो क्या होगा, दैट विल मेक अनदर बॉन्ड विद सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ये इसके साथ लिंक हो गया, ये आगे बढ़ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज योर पॉलीमराइजेशन के चीज रिपीट हो के बार बार लगे जा रही है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इन एनी केस दिस वाज द रिएक्शन गिवन टू अस, ये हमें दे रखा है। सर इसके इसके अंदर लिए एन की क्या सिग्निफिकेंस है? एन का मतलब ये हो गया, एन का सिग्निफिकेंस रिएक्शन के टर्म्स में है कि तुम्हारे एन मॉलिक्यूल्स इसके कंबाइन कर रहे हैं टू गिव अ बिग चेन where n is a very large number. I mean that is how you identify a polymerization reaction, कि कोई तुम्हारी यूनिट रिपीट हो जा रही है, दिस इज बीइंग रिपीटेड n टाइम्स टू गिव अस अ लॉन्ग चेन, ठीक है बेटा? ओके सर। थर्मोडायनेमिक्स में इतना ही रेलेवेंस है। अब देखो ये वैल्यू हमें दे रखी है -100। हम कहेंगे दिस कैन बी रिटन एज, पहले तुम रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तोड़ो और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनाओ। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है एक्सेप्ट फॉर वन फैक्ट जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। गाइस पहले ये देखो हमें दे रखा है -100 फॉर 1 मोल ऑफ इथाइलिन, मतलब 1 C2H2 C2H4 गिविंग दिस गाइस, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 उठा लें, फाइन गाइस। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे तुम्हारा एक C डबल बॉन्ड C ब्रेक हुआ, 4 C सिंगल बॉन्ड H ब्रेक हुए, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? ये मैंने C2H4 को ब्रेक कर दिया इनटू एटम्स, हाँ या ना? उसमें एक C डबल बॉन्ड C ब्रेक हुआ और 4 CH बॉन्ड ब्रेक हुए, हाँ 1 मोल C2H4 में। अब हमारी एनर्जी रिलीज में तुम कहोगे 4 मोल CH बॉन्ड बनेंगे भी, यहाँ पे भी CH है,
लेकिन यहाँ पे एक बड़ी काम की चीज है गाइस, क्या हम यहाँ पे लिखे 1 cc बॉन्ड या हम लिखे 2 cc बॉन्ड्स? अंडरस्टैंड करो गाइस, एक तो हमारा ये आ गया राइट, और एक हमने एक्सटेंड करते हुए बना दिया। दीज आर द टू वी आर कंसिडरिंग, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस, मतलब ये तो ऐसे मान के चलो ये जो यूनिट है ये आगे एक्सटेंड होती जा रही है, मतलब ये जो लिंक कर रहा होगा ये दूसरे यूनिट के यहां से लिंक कर रहा होगा, हाँ या ना? फिर से समझो गाइस, तुम्हें ये दे रखा है, इसमें एक सीसी बॉन्ड तो इजीली विजिबल है, हम एक सीसी बॉन्ड वन साइड से कंसिडर कर रहे हैं, दोनों का हम 3 सीसी क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि यार ये जो एक्सटेंड कर रहा होगा ये नेक्स्ट यूनिट के इसको हिट कर रहा होगा, हाँ या ना? आर यू गेटिंग दिस? वी आर कंसिडरिंग वन साइड ओनली, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस साइड, क्योंकि ये जो है वो दूसरे यूनिट के इधर को जुड़ जाएगा, तो यहां पे विल बी कंसिडर 2 cc बॉन्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दैट वाज द ओनली थिंग जहां पे तुम गड़बड़ कर सकते थे पॉलीमराइजेशन में, कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं यार 1 cc बॉन्ड उठा लो, बट इट इज नॉट 1 cc, इट इज 2 cc, 1 and 1 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? ये वाला क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट के यहीं पे तो ज्वाइन होने वाला है। गॉट इट और नॉट गाइस? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी जवाब दो। ये यस तो सर। हमारा कट ही गया, यस ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू निकालनी है, हाँ है ना? दिस इज गिवन एंड दिस इज समथिंग वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यार ये तुम्हें याद होगा, हमें दे रखा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक पी वीच और गामा इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। मेरे ख्याल से जब हम स्लोप ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो पीवी कर्व था उसकी स्लोप देख रहे थे तब हमने ये एक्सप्रेशन देखा भी था। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन, हाँ बेटा एक काम करो, इसे डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हारे पास क्या बनेगा? वी एच पावर गामा डी पी प्लस गामा वी एच पावर गामा -1 पी डी वी इज इक्वल टू 0। यहां से तुम कर लो, ये मैंने एक चीज मिस कर दी, हाँ अच्छा ये यहाँ पे पी लिखा हुआ है मैंने, तो हमारा डी पी बाई पी विल बी इक्वल टू माइनस गामा डी वी बाई वी, दैट्स इट। ठीक है, हमें पता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में पी वी एच और गामा इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई सर यहां तक? ओके, क्वेश्चन नंबर सर 5 पे आते हैं गाइस। सर एक क्वेश्चन हाँ, 2 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 में? यस सर। हाँ बेटा बताओ क्या डाउट है? सर उसके अंदर हम NaCl जो बन रहा है और NaCl रिएक्शन में जो हो रहा है उसे हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देंगे, क्योंकि बेटा अंडरस्टैंड करो, अगर तुम्हारी जो ओवरऑल रिएक्शन तुम देखते हो वो तो है, एक मैं काम करता हूं, मैं नीचे लिखता हूं इसे, NaOH प्लस HCl गिविंग NaCl प्लस H2O। हम कहेंगे ये जो है अभी तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दिस टू इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ आयंस, एंड दैट इज द रीजन कि हमने इन्हें कैंसिल आउट कर दिया फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके सर। ठीक है, यस गुड, सर। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या रखा है, एसिड और बेस को हमने रिएक्ट करा, किसमें हाईएस्ट आयनाइजेशन टेम्परेचर आएगा? यार जब दोनों एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तब तुम्हारा मैक्सिमम राइजिंग टेम्परेचर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो गाइस इसको हम कैसे करेंगे? यार न्यूट्रलाइज करना है और हमें क्या रखा है, टोटल वॉल्यूम 100 ml बनना चाहिए, तो 0.1 इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम बीइंग x इनटू n फैक्टर हमें पता है NaOH का 1 है। These are the मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH should be equal to मिल इक्विवेलेंट ऑफ H2A, जिसकी हमें मोलैरिटी दे रखी है 0.05, वॉल्यूम अगर टोटल 100 है तो दिस इज गोइंग टू बी 100 माइनस x इनटू इसका n फैक्टर H2A का, सिंस इट इज अ H2A की फॉर्म है, लिखा भी हुआ है डाइप्रोटिक एसिड है, तो n फैक्टर 2 आएगा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये NaOH के मिल इक्विवेलेंट है, ये तुम्हारे H2A के मिल इक्विवेलेंट है, यू हैव गॉट योर वैल्यू ऑफ x, हाँ या ना? ओके, गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली हमने करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, नॉर्मली जब तुम्हारे पास सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं मोस्टली, तो हमारा डेल्टा एच और डेल्टा यू ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? व्हेन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर प्रेजेंट, लिक्विड्स ओनली आर प्रेजेंट, तो हमारा डेल्टा एच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा यू। ये शायद हमने पहले भी करा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? वैसे तुम्हें पता है इसका फॉर्मूले में क्या लगता है, इसमें तुम्हारा पी डेल्टा वी लगता है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन हम कह रहे हैं जो पी डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी बहुत कम आएगी, तो हम डेल्टा एच ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा यू दे मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, फिर वही क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर आई गेस 2 था। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन पूछा है। यार ये वही तो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली। न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है, H++ OH माइनस गिविंग वाटर की वैल्यू दे रखी है, और तुम्हें एंथैल्पी ऑफ वाटर भी दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ OH माइनस आयन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन, सेम क्वेश्चन है एज क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्या कह रहे हो? सेम है ना, वैल्यूज भी सेम है, गुड। क्वेश्चन नंबर 8, यार डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू पूछा है, क्या करोगे बच्चों? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, हाँ या ना? गुड, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी दे मारो, आंसर आ जाएगा। 9 पे आते हैं बच्चों। बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनते आओ। सी डेल्टा टी करते हैं सबसे पहले। सी है तुम्हारा 17.7, यूनिट क्या है बच्चों? किलो जूल, इंटू डेल्टा टी। गाइस ये हमें आंसर दे रहा है, ये बता रहा है हीट रिलीज। पहली चीज ये क्या बता रहा है बच्चों? हमें हीट रिलीज, राइट। तो इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दूं, क्योंकि जो हीट रिलीज हुई वो तुम्हारी किसने एब्जॉर्ब करी? कैलोरीमीटर ने, राइट। जो भी हीट रिलीज हुई ड्यूरिंग द रिएक्शन वो किसने एब्जॉर्ब करी? कैलोरीमीटर ने एब्जॉर्ब करी। दिस इज अ हीट रिलीज। पहली चीज, इसको मैं अब इक्वल टू नहीं करूंगा, इस एक्सप्रेशन को चेंज करूंगा, क्योंकि ये जो हीट रिलीज हुई ये रिलीज हुई 0.01 मोल मीथेन से। 0.16 ग्राम मीथेन दे रखा है ना गाइस। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन होता है 1 मोल के लिए, 1 मोल मीथेन का डेल्टा एच कंबशन पूछा गया है। 1 मोल मीथेन का डेल्टा एच कंबशन पूछा गया है, तो हमें 1 मोल मीथेन का, ये तुम्हें बताइए जो वैल्यू आ रही है, जो हम निकालना चाह रहे हैं, ये डेल्टा यू रिएक्शन है। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? कैलोरीमीटर इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, तो हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड वॉल्यूम है कंटेनर की, तो यहां से जो भी तुम्हारा क्यू की वैल्यू आ रही है दैट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन। और एक्चुअली ये डेल्टा यू कंबशन रिएक्शन भी नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट 0.01 मोल के लिए दिस इज द हीट रिलीज। तो 1 मोल के लिए कितनी रिलीज होगी? काम करें इंटू 10⁻² कर दें, या लेट अस से कन्वीनियंस के लिए अगर दिक्कत लगे तो 0.01 से डिवाइड कर दें, हाँ है ना? नो, दिस इज अ हीट रिलीज। पहली चीज, कई चीजें यहाँ पे नोट करने की होगी। एक कि जो डेल्टा यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान तो हीट रिलीज हुई ना जो कैलोरीमीटर सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी, तो नेगेटिव साइन, दैट इज वन थिंग। दूसरा, ये जो तुम्हारा डेल्टा यू आ रहा है दैट वाज नॉट फॉर द कंबशन रिएक्शन, दैट वाज फॉर 0.01 मोल। हमें निकालना है 1 मोल के लिए, तो हमने पहली चीज नेगेटिव, और 1 मोल के लिए जो तुम्हारा ये हीट रिलीज आ रहा है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू कंबशन। अब तुम डेल्टा एच कंबशन निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बच्चों? देयर विल बी डेल्टा यू कंबशन प्लस डेल्टा एनजीआरटी, हाँ या ना? और डेल्टा एनजी किसके हिसाब से लोगे? यू विल बी टेकिंग इट एज पर 1 मोल ऑफ, यू विल बी टेकिंग इट एज पर 1 मोल ऑफ CH4 बर्न, हाँ या ना? तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी? It is going to be H2O liquid है, remember that delta Ng is going to be -2, और R की वैल्यू 8.314 लोगे तो यू विल डिवाइड बाय 1000, क्योंकि हमारा जो डेल्टा यू निकला है वो तुम्हारा किलो जूल में निकला है, हाँ या ना? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हो गई? ये हमारा डेल्टा यू कंबशन निकल गया, डेल्टा एच कंबशन क्वेश्चन में पूछा गया था। हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? यस सर। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन ऑफ कैलोरीमीटर। इससे सब कुछ समझ में आ जाता है कैलोरीमीटर के ऊपर क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलरली इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। गाइस हमें फॉर्मेशन ऑफ C6H6 दे रखा है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C6H6 गैस। मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा हेस लॉ से है, बॉन्ड एनर्जी वाला है, मतलब ये कौन सी वैल्यू दे रहा है? ये हमें रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन दे रहा है या कैनोनिकल फॉर्म का दे रहा है, जो हमें -385
358.5 दे रखा है। ये कौन सा है? कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्मेशन, कोई बताएगा मुझे? रेजोनेंस हाइब्रिड होगा क्योंकि ये बॉन्ड एनर्जी नहीं है, ये हमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखी है। दिस इज फॉर C6H6 बीइंग योर रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसके लिए? यही फॉर्मेशन फॉर C6H6 यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, जो कि हमें आंसर देगा किसके लिए? कैनोनिकल फॉर्म के लिए। कैनोनिकल फॉर्म की फॉर्मेशन बताएगा। ये हमारा क्या था बच्चों? दिस वॉज योर डेल्टा एच हेस लॉ से। ये हमें पता है, ये हमें ऑलरेडी डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, -358.5। और हमें बॉन्ड एनर्जी से हम ये वैल्यू निकालेंगे। बॉन्ड एनर्जी से अगर तुम देखो तो ये हमारी रिएक्शन है गाइस, सब कुछ गैस में है एक्सेप्ट कार्बन सॉलिड। तो गाइस ये हम निकालेंगे डेल्टा एच रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। इसका मैं एक्सप्रेशन लिख दूं, चलेगा गाइस? डेल्टा एच यूजिंग बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? हम कहेंगे पहले तुमने बैलेंस कर दूं मैं, 6 मोल कार्बन सॉलिड को गैस में भेजा है, उसके लिए यू विल मल्टीप्लाई 716.8 विद 6। इतनी एनर्जी तुमने दी, कार्बन गैस में पहुंच चुका। अब तुम 3 मोल H2 को ब्रेक करोगे इनटू गैसियस एटम्स, मतलब तुम 3 मोल ऑफ 436.9 इतनी एनर्जी तुमने दी टू ब्रेक द रिएक्टेंट्स इनटू गैसियस एटम्स। अब तुम गैसियस एटम्स से गैसियस बेंजीन बना रहे हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेंजीन का तुम्हें स्ट्रक्चर याद है गाइस? उसमें दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव। उसमें तुम्हारे पास 3C डबल बॉन्ड C होते हैं, 3C सिंगल बॉन्ड C होते हैं। हम कैनोनिकल फॉर्म की बात करें, 3C डबल बॉन्ड C दिख रहे हैं, और तुम्हारे पास 3C सिंगल बॉन्ड C दिख रहे हैं तुम्हें, समझ गए? और 6 CH बॉन्ड दिख रहे हैं। C6H6 में 6 CH बॉन्ड है, हाँ या ना? तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, 3C डबल बॉन्ड C, तो 3 इंटू 620, 3C सिंगल बॉन्ड C विच इज 3 इंटू 340, एंड 6 योर CH बॉन्ड विच इज 6 इंटू 490। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन है यूजिंग योर बॉन्ड एनर्जी, मतलब ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म दे रहा है, हाँ या ना गाइस? हाँ, मतलब सॉलिड को गैसियस में ऐसे मान के लो, कार्बन के लिए सॉलिड से गैस में भेजा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को गैसियस एटॉमिक हाइड्रोजन में भेजा। नहीं, बेंजीन, हाँ बेंजीन गैसियस बनाया उन सारे एटम से, जिसमें तुम्हारा 3C डबल बॉन्ड C है, 3C सिंगल बॉन्ड C है, और 6 सिंगल बॉन्ड CH है। ठीक है, अब ये हमारा डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी से आ गया। डेल्टा एच हेस से हमें पता है, हमें चाहिए ये वैल्यू क्या होगी बच्चों? इट इज गोइंग टू बी हेस माइनस बॉन्ड एनर्जी, हाँ या ना? हमें चाहिए कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड का चेंज, दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। हाँ बेटा, नहीं चल सकता बेटा, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, just because before you came there was a problem, so it cannot work. You and me, we are going to sit in all this seat. ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हेस माइनस बॉन्ड करेंगे क्योंकि हमें कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी चेंज होता है, दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। तो बेसिकली तुम ऐसे मान के चलो, रेजोनेंस एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी इज गिविंग यू हेस, हाँ या ना? रेजोनेंस एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी इज गिविंग यू हेस। तो यहाँ पे तुम क्या कर दो, डेल्टा एच हेस माइनस डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, दिस इज गोइंग टू गिव यू रेजोनेंस एनर्जी बच्चों, हाँ या ना? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कर लो नोट। 11 में क्या दे रखा है? कोई बताएगा 11 क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है? हाँ, कौन गाइस आंसर? गलती तो कर दोगे ज्यादा। सीपी दे रखा है, डेल्टा एच 25 और 100 वाले को कंपेयर करा गया है।
किरचॉफ्स इक्वेशन यूज होगी। डेल्टा एच टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1। तुम्हें डेल्टा Cp की वैल्यू देखनी है। डेल्टा Cp की वैल्यू मुझे यहीं से कुछ ऐसी फील आ रही है कि तुम्हारी नेगेटिव आने वाली है, हाँ है ना। अगर डेल्टा Cp नेगेटिव है तो डेल्टा H तुम्हारा डेल्टा H एट 100 माइनस डेल्टा H एट 25 इज नेगेटिव। तो निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों आंसर? क्लियर है गाइस? T2 माइनस T1 तो हमेशा पॉजिटिव है हमारा, मतलब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 100 माइनस 25 करेंगे ना गाइस यहाँ पे हम। दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा Cp 100 माइनस 25 और डेल्टा Cp की वैल्यू नेगेटिव है, तो यू कैन गेट योर एक्सप्रेशन के तुम्हारा डेल्टा H उसके कंपैरिजन में ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, लेस एक्सोथर्मिक होगा। अच्छा गाइस एक चीज और बच्चों, हमें दे रखा है ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना बच्चों। हमें दे रखा है कि तुम्हारा जो टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वी आर गिवन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक ही होगी। लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो इट इज गोइंग टू बी लेस एक्सोथर्मिक। कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? आई मीन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसकी वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस, राइट। इट इज गोइंग टू बी लेस एक्सोथर्मिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर ये हमारा -100 है और ये हमारा -10 है तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? 1 सेकेंड, ये हमारा कितना दे रखा है? 25 का दे रखा है। 1 सेकेंड होल्ड ऑन गाइस, ये अरे यार इसको भी मिटा दो। ये वैल्यू नेगेटिव है, इवन रुक जाओ। डेल्टा Cp हमारा नेगेटिव आ रहा है ना, डेल्टा Cp नेगेटिव है। अब हमारा रिएक्शन को पूछा गया है 100 डिग्री एज कम्पेयर टू 25 डिग्री इज गोइंग टू बी मोर और लेस एक्सोथर्मिक। ये हमें सपोजिंग दे रखा है -100, इसको हमने मान लिया -10 कन्वीनियंस के लिए। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? -110। So it is going to be more exothermic. It is going to be more exothermic guys. समझ गए? क्लियर और नॉट? कन्वीनियंट हमेशा यही रहता है कि तुम वैल्यूज डाल के देख लो, उससे बेटर आइडिया हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। रेदर देन मतलब वो होता नहीं कि साइन में जाना, इट इज बेटर कि तुम वैल्यूज डाल के देख लो। ये हमने -10 ले लिया है, -100, तो दिस हैज गॉट टू बी -110। द रिएक्शन इज मोर एक्सोथर्मिक 100 वाली एज कंपेयर टू 25। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले बच्चों। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। गाइस ये क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री का है। 12 क्वेश्चन कितने बच्चों से नहीं हुआ गाइस, बताना मुझे, बोलो। ये कितनों से हो गया? कोई ऐसा बच्चा है जिससे क्वेश्चन हो गया था? हमें पूछा गया है स्टीम और ऑक्सीजन का मोलर कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यार एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है। हमें पूछा गया है मोलर कॉम्पोजिशन ऑफ स्टीम और ऑक्सीजन क्या होना चाहिए। यार स्टीम का मतलब नीचे वाली रिएक्शन का मान के चलो x है, C प्लस H2O गिविंग CO प्लस H2, इसमें मान के चलो ये x है। और दूसरी रिएक्शन हमारी C प्लस हाफ O2 गिविंग CO, इसका मान के चलो y है। मतलब इसके हमने x मोल लिए, इसके हमने y मोल लिए, ठीक है ना बच्चों। ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। अगर हमें लिखा है द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, इसका मतलब जितनी हीट रिलीज हुई उतनी हीट एब्जॉर्ब हुई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब गाइस ध्यान से देखो, हम कहेंगे यार एक सी से कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 132। लेकिन हमें सी के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें चाहिए H2O के टर्म्स में, राइट। क्लियर है गाइस? तो हम कहेंगे अगर एक H2O होता है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 132। बैलेंस इक्वेशन है ना गाइस। अगर एक C एक H2O के साथ रिएक्ट करे तो हम ये भी कह सकते हैं एक H2O के लिए 132 तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। हमने लिया x मोल, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज गोइंग टू बी 132 इंटू एक्स, हाँ है ना। अब हमें दूसरे में देखना है रिलीज, जो एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हुई वो एनर्जी कहां से सप्लाई हो रही है? इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। हम कहेंगे कि तुम्हारा इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? 110 रिलीज हो रही है एक मोल कार्बन से, हाँ है ना।
लेकिन ऑक्सीजन के टर्म में देखा जाए तो कितने मोल ऑक्सीजन से 110 रिलीज हो रही है 0.5 से, तो हम कहेंगे 1/2 O2 से कितनी रिलीज हो रही है 110। तो हमारा Y से कितनी रिलीज होगी बच्चों, Y से रिलीज विल बी 110 बाय 1/2 इंटू Y, हाँ या ना, क्लियर और नॉट गाइस। तो इसको यहाँ पे हम ये लिखेंगे 110 बाय 1/2 इंटू Y। ये हमने देख लिया एनर्जी रिलीज व्हेन कार्बन इज बर्न टू गिव अस कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, वी आर आज द रेशियो ऑफ मोलर रेशियो ऑफ H2O2 O2, बेसिकली x बाय y की वैल्यू पूछी गई है, x बाय y इज द आंसर। गाइस इस क्वेश्चन में कितने बच्चों को डाउट है? अब जो तुम्हारा एनर्जी रिलीज हुई कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन से, मतलब ऊपर वाली रिएक्शन में जिसमें सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था, वो एनर्जी तुम्हारी जो रिलीज हुई वो कंज्यूम हुई नेक्स्ट रिएक्शन में जिसमें तुम्हारी सिन गैस बन रही है CO+H2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमने बेसिकली उसी को इक्वेट किया है। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ स्टोइचियोमेट्री रादर देन थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। गैस हमें मोनोटॉमिक और डायटोमिक गैस दे रखे हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, उनको एडियाबैटिकली और रिवर्सिबली कंप्रेस किया गया, रिवर्सिबली एडियाबैटिकली कंप्रेस किया गया फ्रॉम वॉल्यूम V टू V/2, विच गैस इज गोइंग टू बी एट हायर टेम्परेचर। एक काम करते हैं, हमें पता है P, VH और गामा कांस्टेंट होता है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? मतलब हम कहेंगे P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। तो हमारा P2 क्या आ जाएगा बच्चों? मैं प्रेशर को कंपेयर कर रहा हूं, देखो गाइस वॉल्यूम फाइनल हमें पता है, अगर इनिशियली सेम टेम्परेचर और प्रेशर था, मतलब इनिशियली तुम्हारी वॉल्यूम भी सेम थी, राइट? V से हमने V/2 पे लेके गए, हम देखना चाह रहे हैं टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा। आइदर यू यूज दिस एक्सप्रेशन T इंटू V रेज़ टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी यूज कर सकते हो तुम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से तुम देख सकते हो किसमें तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा आने वाला है। यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस, समझ गए? गामा की वैल्यू हमें पता है, मोनोटॉमिक के लिए गामा ज्यादा होता है, डायटोमिक के लिए गामा ज्यादा होता है, बताना बच्चों। मोनो के लिए गामा इज 5/3, डाई के लिए गामा इज 7/5। एक में 1.66 आ रहा है, एक में 1.4 आ रहा है, मैंने कहा था ये वैल्यूज याद कर लो। तो गामा फॉर मोनोटॉमिक इज मोर देन गामा फॉर डायटोमिक, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन करना है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे मैं क्या करने वाला था, मैं जो करने वाला था, मैं प्रेशर फाइनल निकाल लूंगा यार। P इंटू वी इज NRT, एन सेम है, मतलब एक तरीके से जिसका वॉल्यूम तो दोनों का V/2 हो चुका है फाइनली, मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, हाँ है ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? तो मैं इसको वहां से करने वाला था, अदरवाइज यू कुड हैव डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला टू गेट योर आंसर। T1 V1 रेज़ टू पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 रेज़ टू पावर गामा -1। एक बार तुम मोनो के लिए देखो, एक बार तुम डाई के लिए देखो एंड गेट योर आंसर। आंसर बताओ बच्चों क्या आएगा? कंपेयर एंड लेट मी नो द आंसर बच्चों। इतने मैं भी करता हूं। हम कहेंगे गामा फॉर मोनो, समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गाइस बताओ। जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम थी दैट वाज V, V2 इज V/2, मतलब दिस वाज V, दिस इज V/2। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रेशर फाइनल? P2 क्या आने वाला है? इट इज गोइंग टू बी P1 2 रेज़ टू पावर गामा, V/2 कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। ये एक्सप्रेशन मैंने सॉल्व किया है, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैव डन, हाँ या ना? बोलो गाइस। हाँ नहीं, ये अप्रोक्स का आंसर तो अप्रोक्स से भी आ जाएगा, हाँ मतलब तुम्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। सॉल्व तो मैंने ही नहीं किया, मैंने यहाँ पे वही तो कहा है कि जिसका गामा ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा।
उसी तरीके से किया है मैंने, कहा पूरा सॉल्व किया है। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रखा है log p वर्सेस log v, एडियाबैटिक दे रखा है, विल अज्यूम रिवर्सिबल एडियाबैटिक। बच्चों क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बट विल अज्यूम रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो p VHR गामा इज कांस्टेंट, मतलब log p VHR गामा अगर कांस्टेंट है, लेट दैट कांस्टेंट बी k, log ले लो क्योंकि हमें log p वर्सेस log v के कर दे रखे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी log p प्लस गामा log v इज इक्वल टू log k। Do you realize this is your y, this is your x, this is going to be your, ये माइनस गामा इज एक्चुअली बीइंग इज गोइंग टू बी योर स्लोप। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? तो गाइस हमें पूछा गया है कर्व सी, उसमें तुम रियलाइज कर रहे हो स्लोप सबसे ज्यादा है। हाँ है ना? स्लोप ज्यादा मतलब गामा उसका सबसे ज्यादा है। आर यू एबल टू रिलेट और नॉट? जो सी है, जो सी कर्व है उसमें गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा है। गामा सबसे ज्यादा किसका है? हीलियम का, हाइड्रोजन का, O3 का, PSC का। हीलियम इज मोनोएटॉमिक, हाइड्रोजन इज डायटॉमिक, O3 एंड PSC आर ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। बताओ बच्चों, हम कहेंगे गामा सबसे ज्यादा किसका होता है? मोनोएटॉमिक का होता है, नहीं होता है? मोनो का होता है 1.66, डाई का होता है 1.4 एंड उसका होता है 1.33 पॉलीएटॉमिक का। तो आइडिया इज, डू यू रियलाइज जो कर्व सी है वो तुम्हारा हीलियम का आने वाला है, मोनोएटॉमिक। हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस। गुड। क्वेश्चन नंबर 16 में हम कहेंगे भाई डेल जी तुम्हारा लेस देन 0 होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनिटी। हाँ या ना? और गाइस ये जो डी ऑप्शन है गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी डेल जी, मतलब ये ई की बजाय इट शुड बी जी। तो तुम्हारा इन दैट केस दोनों में ही डेल जी है। एक में दे रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, एक में दे रखा है कांस्टेंट एंट्रोपी वॉल्यूम। आइडिया जब भी तुम्हारा डेल जी नेगेटिव आएगा इट विल रिजल्ट इन स्पॉन्टेनिटी। हाँ या ना? द प्रोसेस इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, सो हेंस योर आंसर इज गोइंग टू बी बी एंड डी। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फाइन। 16 हो गया नहीं हो गया गाइस? जिसमें डेल जी नेगेटिव वो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया बनता है। दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे को चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारे को डेल जी नेगेटिव दे रखा है, सो इट डज नॉट मैटर क्या कांस्टेंट है, एज लॉन्ग एज डेल जी नेगेटिव है हम कहेंगे इट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है? जो मैं नीचे लिखा होता है दोज आर द थिंग्स व्हिच आर कंसीडर्ड कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस या रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बच्चों। यार ये फैक्ट टू लर्न है, बॉइलिंग ऑफ एग में नॉर्मली सोचा जाता है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो जानी चाहिए क्योंकि जो तुम्हारा लिक्विड है दैट गेट सॉलिडिफाइड। हाँ है ना? लेकिन आइडिया क्या है, नॉर्मली हम कहते हैं एंट्रोपी बढ़ रही होती है, इट डजंट डिक्रीज, ऑल्दो इट इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड बट द एंट्रोपी इंक्रीजेस। व्हाई इट इंक्रीजेस? क्योंकि जो तुम्हारा प्रोटीन है जो कि पहले तुम्हारे आई मीन देयर वर बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग दैट प्रोटीन, राइट? जो तुम्हारा बहुत बड़ी यूनिट थी प्रोटीन की, उसमें पहले तुम्हारे बॉन्ड्स वर वर्किंग। जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो तुम्हारा दैट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर। ठीक है? तुम्हारे बेसिकली वो बॉन्ड्स ब्रेक कर गए। याद अलग है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद तुम्हारे दे स्टार्टेड कॉइलिंग अप एंड दे इंस्टेड ऑफ गिविंग अस अ लिक्विड गिव अस सॉलिड। ये सारी थ्योरी चल रही है जो मैंने अभी बताई। क्रक्स ये है कि तुम्हारा बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होता है, हाँ एक्सेप्शन है, फैक्ट टू लर्न है कि बॉइलिंग ऑफ एग में तुम्हारी एंट्रोपी क्या हो रही होती है बच्चों? बढ़ रही होती है। ठीक है गाइस? दिस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन दैट अकर्स, आइडिया इज कि जो तुम्हारे बॉन्ड्स है बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन दैट लॉन्ग चेन, वो तुम्हारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, दे बिकम वीक। तो हम क्या कहेंगे, दैट इज योर डीनेचुरेशन प्रोसेस, और उसकी वजह से तुम्हारा एंट्रोपी बढ़ रही होती है रेदर देन डिक्रीजिंग। कंबशन ऑफ बेंजीन, गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, बी ऑप्शन, बी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 27 नहीं देना चाहिए। अगर तुम बेंजीन का कंबशन करवा रहे हो तो तुम रियलाइज करोगे C6H6 है प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2, यू बैलेंस इट और देखोगे इसके अंदर तुम्हारा कंबशन है 27 डिग्री सेल्सियस में, ये लिक्विड होना चाहिए। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? नाउ ट्राई बैलेंसिंग इट बच्चों। बैलेंस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? बताओ मुझे, ये क्या आने वाला है? इसमें तुम्हारा एंट्रोपी चेंज, कंबशन पूछा गया है, अच्छा कंबशन में हाँ एंट्रोपी चेंज पूछा गया है।
तो गाइस मुझे बताओ इसमें तुम्हारा एंट्रोपी चेंज क्या आना चाहिए? यू लुक एट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड ऑन द रिएक्टेंट साइड, किस तरफ ज्यादा है? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड देखो किस साइड में ज्यादा है? लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है, राइट? प्रोडक्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है, दैट बेसिकली मींस तुम्हारी एंट्रोपी एक्चुअली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर हमारा ऑप्शंस में सपोजिंग, अभी मैं बताता हूं, हमें ऑप्शंस में सिर्फ सी करेक्ट है। आइडिया इज ये टेम्परेचर तुम्हारा पक्का क्या दिया होना चाहिए था? हायर देन 373। हायर देन 373 होगा तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों? H2O इज गोइंग टू बी गैस। और गैस करने पे तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारे मॉलिक्यूल्स किस साइड में ज्यादा है? गैस के प्रोड साइड में। इन दैट केस योर एंट्रोपी विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो जो ऑप्शन दे रखी है उसके हिसाब से दिस ऑप्शन इज गड़बड़। ऑप्शन में अगर या तो तुम एंट्रोपी डिक्रीज की बात कर रहे हो तो बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना? समझ गए? एंट्रोपी इसमें डिक्रीज ही हो रही है इस रिएक्शन के अंदर जो हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है गाइस, गुड। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। अब इसमें क्या होता है गाइस, जब तुम्हारा रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो गाइस अंडरस्टैंड करो, जो तुम्हारा पहले लूज है नाउ इट हैज बिकम टाइट। टाइट इन द सेंस जो मॉलिक्यूल से तुम्हारे रबर बैंड में दे हैव गॉट अलाइंड। अलाइंड का मतलब है एंट्रोपी डिक्रीजेस। रबर बैंड को जब तुम स्ट्रेच करते हो तो मॉलिक्यूल बिकम अलाइंड, उनकी जो मूवमेंट है दैट बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड। तुमने उन्हें अलाइन कर दिया, अब उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकती ज्यादा, तो एंट्रोपी डिक्रीजेस इन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी बढ़ती है। कंबशन ऑफ बेंजीन है 27 डिग्री सेल्सियस अगर ले रहे हो तो तुम्हारी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही होती है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड में एंट्रोपी डिक्रीज होगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स बिकम अलाइंड। डिसोल्यूशन इन वाटर, यार डिसॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ेगी। हाँ है ना? जो तुम्हारा पहले सॉलिड स्टेट में थे नाउ दे आर गोइंग इनटू एक्वस फॉर्म, तुम्हारी एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज। गाइस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में हमें कह रखा है द करेक्ट स्टेटमेंट इज वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। गाइस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तुम रियलाइज करोगे वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज मोर। हाँ है ना? तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? रिवर्सिबल में ज्यादा वर्क डन होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन। हाँ है ना? तो ए इज करेक्ट। डेल्टा जी नॉट इज जीरो एट इक्विलिब्रियम या डेल्टा जी इज जीरो एट इक्विलिब्रियम? डेल्टा जी इज जीरो एट इक्विलिब्रियम। हाँ डेल्टा जी जीरो एट इक्विलिब्रियम ऑलवेज, लेकिन यहाँ पे डेल्टा जी नॉट दे रखा है तो बी इज नॉट करेक्ट। डेल्टा जी होता है जीरो इक्विलिब्रियम पे। तुमने इक्वेशन में भी देखा था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर डी एल एन क्यू, वहां पे तुम्हारा डेल्टा जी जीरो हो गया था इक्विलिब्रियम पे, नॉट डेल्टा जी नॉट। और गाइस डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल आर जीरो एट इक्विलिब्रियम, ये तो सही है क्योंकि डेल्टा एस टोटल माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा जी। हाँ है ना? तो बेसिकली तुम्हारा डेल्टा एस टोटल भी जीरो का इक्विलिब्रियम पे और डेल्टा जी भी जीरो का इक्विलिब्रियम पे। फैक्ट टू लर्न, ये तो तुम्हें पता है। हाँ है ना बच्चों? गुड। और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर एक्सोथर्मिक, बिल्कुल, तभी तो तुम्हारा डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा होता है। तो तुम्हारा करेक्ट कौन सा है? ए सी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट आई थिंक। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, इनमें कितने बच्चों का डाउट है? किसी को डाउट है तो बताओ। कि मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, अगर ढंग से पढ़ते हो ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। बोलो गाइस, होए थे नहीं होए थे? बेटा पहली चीज स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, ये भी ट्रू है। जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। हाँ है ना? तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक स्टेटमेंट दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी आई गेस, या नहीं सी तो कुछ और है, बी। इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ऊपर देखो बेटा, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? गाइस 20, 21, 22 में कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस, मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यह CRMS क्या होता है? हाँ, √3 RD बाय m नॉट, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा होता है? टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पे।
मुझे बताओ डेल्टा यू बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? डेल्टा यू ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा यू पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? मतलब टेम्परेचर फाइनल और इनिशियल के बीच में कौन सा ज्यादा बड़ा होगा? हाँ, फाइनल बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। डेल्टा यू पॉजिटिव, यू इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने में तुम्हारी सीआरएमएस बढ़ेगा। तो ए के लिए पी इज करेक्ट। एडियाबैटिक वर्क किया गैस ने, एडियाबैटिक वर्क करा, हमें पता है Q प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू, हाँ है ना। अब गाइस Q 0 है, एडियाबैटिक वर्क किया है ना, और वर्क किसने किया है? गैस ने किया है या सराउंडिंग ने किया है गैस के ऊपर? क्वेश्चन में क्या लिखा है? गैस इज डूइंग वर्क, सिस्टम इज डूइंग वर्क, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? सिस्टम वर्क का मतलब है एक्सपेंशन। बच्चों तुम्हें याद आ रहा है नहीं आ रहा है? वर्क डन ऑन सिस्टम एंड बाय सिस्टम, दिस इज वर्क डन बाय सिस्टम। बाय सिस्टम का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? गैस इज डूइंग वर्क, दस वर्क इज नॉट बीइंग डन ऑन गैस, इट इज डन बाय गैस, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो डेल्टा यू नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो रही है इन द प्रोसेस? टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है, तो तुम्हारा आरएमएस वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। गुड, तो तुम्हारा क्यू भी करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यार डायमराइज कर गया, डायमराइज का मतलब समझते हो? दो यूनिट्स, से तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की दो यूनिट्स आर कंबाइनिंग टू गिव अ डायमर। कंबाइन हो गया, जैसे NO2 के दो मॉलिक्यूल आर कंबाइनिंग टू गिव N2O4, दैट इज डायमराइजेशन। तो डायमराइजेशन में मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो तुम्हारी आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इवन आर इज करेक्ट। डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हो गया तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो गया, तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी। गुड, एस इज ऑल्सो करेक्ट। रिमेन्स कांस्टेंट इफ गैस डज आइसोथर्मल वर्क, आइसोथर्मल वर्क का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब तुम्हारा आरएमएस वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो इवन टी इज करेक्ट। बी पे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। तो गाइस पी करेक्ट है या नहीं? टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इट इज डिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर अ गैस, हाँ है ना, आइडियल गैस के लिए। तो इन एनी केस हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होता है एनीवे। तो हम क्या कहेंगे? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट, डिक्रीजेस इफ गैस डज एडियाबैटिक वर्क, हमने देखा था जब गैस एडियाबैटिक वर्क कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, हाँ या ना? तो क्यू इज करेक्ट। नेक्स्ट, डायमराइजर डिसोसिएट हो रहा है। यार तुम्हें याद होगा जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ है ना, राइट? इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो इट इज गोइंग टू बी, इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सो इट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। तो आर और एस में तो कोई भी नहीं आना चाहिए। टी पे आते हैं। हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, बिल्कुल, तो टी आ गया। अब आते हैं सी। यार पीवी को एनआरटी होता है, राइट और रॉन्ग? तो हम कहेंगे एक काम करते हैं, एनआरटी को देखते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट एनआरटी। मतलब हमें बताया अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारा पीवी की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारी पीवी की वैल्यू, पीवी को एनआरटी होता है तो तुम्हारा पीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो पी करेक्ट, क्यू करेक्ट, हाँ है ना बच्चों? गुड, पी इज करेक्ट एंड क्यू इज करेक्ट। अब हमें दे रखा है व्हाट इज द गैस अंडरगोज डाइमराइजेशन बच्चों। अब डाइमराइजेशन के बारे में बताओ गाइस। अगर डाइमराइज कर रहा है तो मुझे ये बताओ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या हो जाएंगे? बताओ। डाइमराइज हो गया, 2NO2 इज गिविंग N2O4, तो बताओ बच्चों, हर दो की जगह एक आ रहा है, तो मोल ऑफ गैस घटेंगे तो पीवी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो आर तो करेक्ट है, हाँ है ना? और अगर तुम्हारा डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, तो एन बढ़ेगा तो तुम्हारा पीवी की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो गुड, एस इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं टी पे। आइसोथर्मल वर्क कर रहा है,
तो ये भी सही है, हाँ या ना बच्चों, बताओ गाइस। अब आते हैं डी पे। ये डी में हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर, मुझे एक चीज बताओ, ये शायद हमने क्वेश्चन करा था स्टेट्स ऑफ मैटर में इस टाइप का, कि बिटवीन से CO2 एंड H2 किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोई बताएगा मुझे? CO2 एंड H2 में किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस तक तुम्हें ले जाना पड़ेगा सो दैट द गैस डज नॉट लिक्विफाई, मतलब जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सो दैट द गैस डज नॉट लिक्विफाई। किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है? CO2। CO2। ये क्या था? आंसर CO2 था ना, मतलब तुम्हें याद है क्या? हाँ, मतलब आइडिया इज कि इसका मास ज्यादा है तो इसके अंदर तुम्हारे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। आइडिया इज टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस उतना ज्यादा टेम्परेचर तक तुम्हें ले जाना पड़ेगा सो दैट द गैस डज नॉट लिक्विफाई। तो अब देखते हैं यार, टेम्परेचर डिपेंडेंस तो नहीं लग रही है क्या बच्चों? मतलब टेम्परेचर पे क्रिटिकल टेम्परेचर को कैसे करोगे? मतलब यहाँ पे डू यू रियलाइज पी क्यू और टी से बताना बड़ा मुश्किल है, मतलब कुछ रिलेशन होगा ही नहीं। पी क्यू और जो टी ऑप्शन है वो तो तुम्हारा टेम्परेचर बता रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा या घटा। क्रिटिकल टेम्परेचर उस पर डिपेंड थोड़ी ना कर रहा है, वो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर चेंज करने से क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है। अब मुझे बताओ, डायमराइज कर रहा है तो मास बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। मास बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे घटेंगे? बढ़ेंगे, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 1/TC कम हो गया। तो आर तो करेक्ट हो गया। और अगर हम डिसोसिएशन करते हैं तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल या मास ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गया, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए, क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो गया, तो 1/TC बढ़ गया। समझ आया नहीं आया बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में मुझे बताओ डेल्टा जी क्या आने वाला है बच्चों? आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पे 0 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा जी क्या आने वाला है? 0। और डेल्टा एस कैसे निकालोगे? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होता है, डेल्टा एच बाई टी कर दो। हाँ है ना? ऐसे भी सोच सकते थे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हाँ है ना? डेल्टा जी 0 है तो डेल्टा एस क्या आएगा हमारा? डेल्टा एच बाई टी। हाँ है ना बच्चों? वैसे हमने क्या सोचा था, क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी, और क्यू ऑफ सिस्टम को लिख देंगे डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन बाय टी। यहां तक किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं बच्चों। क्या क्या इनकम्प्लीट? नहीं बेटा, पूरा है। हमें हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है ना, डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है, और टेम्परेचर हमें पता है दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 273 केल्विन इज द टेम्परेचर, डेल्टा एच 6000 बाय 273 करोगे तो तुम्हारा डेल्टा एस आ जाएगा। 25 बस ये पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है बच्चों? बताओ मुझे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है? 0। हाँ है ना? डेल्टा एस सिस्टम भी 0 होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0 होता है, राइट? हाँ, तो पहला करेक्ट। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन इज अ स्टेट फंक्शन। मुझे बताओ, नहीं एक बार गाइस स्टेटमेंट को पढ़ लिया करो पूरा। हमें दे रखा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन इज अ स्टेट फंक्शन। एक काम करो, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू कर दो, और हमें दे रखा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक है Q 0, W इक्वल टू डेल्टा यू है। अब बताओ मुझे, इज इट स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन? वर्क डन हमें पता है पाथ फंक्शन होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, या फॉर अ एडियाबैटिक प्रोसेस तुम्हारा W इज इक्वल टू डेल्टा यू। सो नाउ टेल मी whether it is a state function or a path function that work done. Delta U is a state function. So it is a work done in a adiabatic process is a
स्टेट फंक्शन गाइस, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। प्लीज गाइस ऐसे मत करना कि स्टेटमेंट एक पड़ी हुई है सीधा उसी से टिक करके आ जाओ। जब तुम्हें लिखा हुआ है एडियाबैटिक एक बार इक्वेशन लिखने में क्या प्रॉब्लम है? You will realize Q0 है, W equal to delta U. Normally this is path function, but this time it is equal to delta U. Delta U is a state function. हाँ या ना? Statement 2 true है. It was true. Delta S of system is 0. यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज पूछा गया है वो सिस्टम का पूछा गया, प्रोसेस का पूछा गया है क्या? हाँ, ये ऑप्शन चारों गलत है, मुझे पता है। हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बताओ मुझे, इंटेंसिव होती है एक्सटेंसिव होती है? हीट कैपेसिटी इज m इंटू एस, मास पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली बात है भाई, अगर तुम्हारा हीट के मतलब मास ज्यादा है तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज गोइंग टू बी मोर, इट इज डिपेंडेंट ऑन मास। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी? इंटेंसिव एक्सटेंसिव? मोलर हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल, मोलर हीट कैपेसिटी एक मोल तुम मतलब इज इट डिपेंडेंट ऑन मास? तो इट इज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव इज समथिंग व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन मास, अमाउंट चेंज करोगे तुम्हारी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही दैट इज इंटेंसिव। तो इज इट इंटेंसिव और एक्सटेंसिव गाइस? मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव एंड हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं बच्चों। ओ भाई हाँ, नहीं अभी नहीं कर सकते, एक जस्ट अ सेक गाइस। 26 पे आते हैं बच्चों। गाइस एंट्रोपी चेंज हमारा क्या होता है? गाइस आवाज नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है, हाँ है ना? आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब तुम्हारा एंट्रोपी चेंज विल बी सिंपली NRln V2 by V1। V2 by V1 हमें दे रखा है, वॉल्यूम ट्रिपल करी गई है, हाँ है ना? अब कहा गया है इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, मतलब एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, तो डेल्टा एस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या गाइस? यार वॉल्यूम तो अभी तुम्हें यही कह रखा है कि वॉल्यूम ट्रिपल करी गई है, बट नाउ दैट एक्सपेंशन वाज कैरिड आउट फ्रीली। तो बच्चों इसमें कोई भी फर्क नहीं है, हाँ या ना? यू विल हैव द सेम वैल्यू, यू विल हैव द वैल्यू एज Rln3, वॉल्यूम ट्रिपल कर दी, V2 by V1 इज इक्वल टू 3, यू विल गेट द सेम वैल्यू गाइस, हाँ या ना? अगर तुम फ्रीली कर रहे हो, वर्क डन तुम्हारा 0 आ रहा है, हाउ डज दैट मेक एनी डिफरेंस इन दैट फॉर्मूला? अगर हमें दे रखा है वॉल्यूम तुम्हारी ट्रिपल हो रही है गाइस, बच्चों बताओ क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बाकी बच्चों बताओ। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब तुमने एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, वर्क डन बेसिकली तुम्हारा 0 आ गया, लेकिन तुम्हारा जो फॉर्मूला है उसमें तो वॉल्यूम ट्रिपल हुई है ना, कोई भी यूज नहीं है, क्या करोगे? ठीक है, इट हैज गॉट नो यूज व्हाटसोएवर। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो बच्चों। 27 किसी बच्चे से हुआ था? एनीबॉडी ट्राइड इट आउट? क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत दे रखा है, क्वेश्चन में हीट फॉर BC दे रखा है, एक्चुअली इट इज CB। जो हमें हीट की वैल्यूज दे रखी है दैट इज फॉर नॉट BC, इट इज CB गाइस, ठीक है? जो हीट कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोसेस AC एंड CB, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो अब एक काम करते हैं, यार बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन में, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो हमें दे रखा है 60 जूल हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम, ये हमारा दे रखा है स्टेट B से स्टेट A गए। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, लेट अस लुक एट द पाथ ACB। ACB को देखो गाइस, मुझे बताओ ACB में हमें दे रखा है E ऑफ U ऑफ B माइनस U ऑफ C, कितना दे रखा है बच्चों? 30, और Q हमें दे रखा है एज W हमें दे रखा है एज -20, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम है, हाँ या ना? UB माइनस UC हमें दे रखा है 30 और W दे रखा है -20। ये हमें किसके लिए दे रखा है? फॉर द प्रोसेस ACB, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस?
अब हम कहेंगे पहली चीज ACB। यार ये है ACB के लिए, ACB वर्क डन। बच्चों देखो AC में वर्क डन कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? मतलब ये हमें जो वर्क डन दे रखा है, दिस इज गिवन फॉर द नेट प्रोसेस ACB। AC में वर्क डन कितना है, कोई बताएगा मुझे? बताओ गाइस, AC में वर्क डन कितना होगा? डू यू रियलाइज यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है AC प्रोसेस में? ऑब्जर्व केयरफुली, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हाँ या ना? AC में तुम्हारा वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो AC के लिए वर्क डन इज 0। क्लियर है? मतलब हमें ये वर्क डन फॉर द एंटायर प्रोसेस ACB दे रखा था, हम कहेंगे दिस इज द वर्क डन फॉर CB, क्योंकि हमारा जो ACB है उसमें AC में तो वर्क डन 0 आ रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमें ये जो नेट वर्क डन दे रखा था 20, बेसिकली -20, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम था, दैट इज एक्चुअली द वर्क डन फॉर CB रेदर देन ACB, क्योंकि AC में वर्क डन 0 आ रहा है। क्लियर? अब हमें वर्क डन फॉर CB पता है, हमें डेल्टा U फॉर CB पता है, C से B जाना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम यहां से कैन वी राइट डाउन 30 विल बी इक्वल टू -20 प्लस Q फॉर CB। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा, हाँ या ना? तो यहां से Q फॉर CB कितना आ जाएगा बच्चों? -50, सॉरी 50, इट इज गोइंग टू बी 50, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस यहां तक? इट इज गोइंग टू बी 50। अब हमें पूछा गया है क्या? Q फॉर AC, Q फॉर AC पूछा गया है। ये Q फॉर AC के लिए हमें पता है वर्क डन 0 आता है, राइट? तो वर्क डन हमारा 0 है AC के लिए, तो कैन वी से Q फॉर AC इज नथिंग बट डेल्टा U फॉर AC, हाँ है ना? वर्क डन इन AC तो 0 है, तो हमारा क्वेश्चन आ गया डेल्टा U निकालना फॉर AC, राइट? हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देखो जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है, कि जब BD A से गए तो हमारा Q भी दे रखा है और W भी दे रखा है। Q कितना दे रखा है बच्चों? -60, अगर तुम ध्यान से देखो, पढ़ो उसे। और वर्क डन ऑन सिस्टम है तो +10। नाउ दिस इज डेल्टा U फॉर B से लेके A तक जाना। मतलब कैन आई राइट दिस डाउन एज U ऑफ A माइनस U ऑफ B? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बच्चों? अब हमें पता है जो डेल्टा U है दैट इज अ स्टेट फंक्शन। मतलब डेल्टा U जो हमने यहां से निकाला, आई कैन राइट दिस डाउन एज U ऑफ AB कैन बी रिटन एज U ऑफ A माइनस U ऑफ, मतलब एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेल्टा U फॉर AC। इसको 1 लो, इसको 2 लो, यू एड दीज अप, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा बच्चों? U ऑफ A माइनस U ऑफ C निकलाएगा, नहीं निकलाएगा? तो यू विल हैव U ऑफ A माइनस U ऑफ C एज कितना बच्चों? -50 प्लस 30 विच इज -20, हाँ या ना? क्लियर है? और हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर? वी हैव टू फाइंड आउट U ऑफ C माइनस U ऑफ A, हाँ या ना बच्चों? हमें चाहिए था U ऑफ C माइनस U ऑफ A। वी नीड द वर्क डन फॉर AC प्रोसेस, जब वो A से C जा रहा है तो वो कितना आएगा बच्चों? दैट इज गोइंग टू बी +20। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो दिस इज योर वर्क डन इन AC प्रोसेस। ये वर्क डन इन AC प्रोसेस है, या हमारा सॉरी Q फॉर AC प्रोसेस, क्या कर रहे हैं हम? दिस इज Q फॉर AC प्रोसेस, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? हमें यही पूछा गया था, Q फॉर CB एंड Q फॉर AC। क्लियर और नॉट? तो गाइस यहाँ पे जो हमने बेसिकली यूज किया है ना, वो कोई खास चीज यूज नहीं करी, हमने बस ये देखा है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या आ रहा होता है? 0। और हमें पता है डेल्टा U तुम्हारा स्टेट फंक्शन है, चाहे तुम डेल्टा U निकालो A से B यू गोइंग वाया C या A से B वाया D, दैट डेल्टा U वैल्यू इज गोइंग टू कम आउट सेम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? कितने बच्चों को डाउट है इसमें? बोलो गाइस, फिर से बताने की जरूरत है या नहीं है?
इस क्वेश्चन को एक बार आफ्टर द क्लास प्लीज स्टार्ट अगेन। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि तुमसे होने चाहिए। ये बात अलग है, ये तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे, बट यू शुड बी एबल टू डू इट हियर ओनली। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्या पूछा गया है हमें? डेल्टा ई दे रखा है और क्या पूछा गया है? क्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बच्चों? हो जाएगा नहीं हो जाएगा उससे क्वेश्चन गाइस? डेल्टा यू हमें दे रखा है, वर्क डन हम निकाल लेंगे माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी से, एंड क्यू पूछा गया हमसे, हाँ या ना? डेल्टा यू इज गिवन, वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम द इक्वेशन, हाँ या ना? ओके 29 पे आते हैं गाइस। एक चीज देखो, 1 लीटर 1 मोलर, 1 लीटर 1 मोलर, एसिड और बेस पूरे के पूरे रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? और तुम्हारा राइज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है? 10 का। नेक्स्ट केस में हमें दे रखा है 1 मोलर 1 लीटर एंड 0.5 मोलर 2 लीटर। यार रिएक्शन तो यहाँ पे भी पूरी हो रही है, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिएक्शन यहाँ पे भी पूरी हो रही है, मतलब हीट रिलीज विल बी सेम, हाँ या ना? क्योंकि 1 into 1 is same as 2 into 0.5, बेसिकली तुम्हारा पूरी रिएक्शन हो रही है, the same amount of heat is being released। लेकिन पहले वाले में that heat was spread over 2 liter of solution, here it is spread over 3 liter of solution। पहले वाले में 1 liter NaOH और 1 liter HCl, जो तुम्हारी हीट रिलीज हुई, जो राइज इन टेम्परेचर आया, वो आया तुम्हारा कितने में? 2 liter ऑफ नेट सॉल्यूशन में। यहाँ पे जो राइज इन टेम्परेचर आ रहा है, राइज इन टेम्परेचर इज स्प्रेड ओवर दैट 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 + 2, हाँ या ना? मतलब कहना ही से यहाँ पे जो Q है वो दोनों में सेम है, पहली चीज, क्योंकि दोनों में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है। बेसिकली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज रिएक्टिंग विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। हीट रिलीज इज सेम, एक में मास है 2 लीटर, स्पेसिफिक हीट वाटर का दोनों में सेम ही है, इनटू डेल्टा टी हमें दे रखा है 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आया जब हमने 2 लीटर सॉल्यूशन नेट बनाया था। जब हम 3 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द राइज इन टेम्परेचर? इट इज गोइंग टू बी 20/3, इतना राइज इन टेम्परेचर आएगा। ये किसी बच्चे से क्वेश्चन हुआ था? ओके हो गया था, हाँ? दैट वाज डिस्गस्टिंग। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं बच्चों। गाइस 30 में तुम्हें याद होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस तुम्हारा सेम आ रहा होता है, बिकॉज डेल्टा एस इज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। इट डज नॉट डिपेंड कि तुम उसे रिवर्सिबल पाथ के थ्रू लेके जा रहे हो या इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज सेम बच्चों, हाँ या ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 31 बताओ गाइस, 30 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 बताओ। कैसे करोगे? एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q0 W इक्वल टू डेल्टा यू। वर्क डन कितना होगा बच्चों बताओ गाइस? गैस इज डूइंग वर्क, वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव 75 आएगा या नेगेटिव 75 आएगा? हाँ बेटा, -75 इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना आएगा बच्चों? NCV डेल्टा टी। एन हमें कितना दे रखा है? 0.1। CV कितना होगा मोनोटॉमिक गैस के लिए? 3/2R। हमें R की वैल्यू 2 इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, टेम्परेचर फाइनल पूछा है, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? बोलो गाइस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Q + W इक्वल टू डेल्टा यू। Q0 W हमने माइनस, मतलब W हमें दे रखा है और हमने डेल्टा यू को लिख दिया NCV डेल्टा टी, हाँ या ना? गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? पक्का? ओके। क्वेश्चन नंबर 32 गाइस, हमें दे रखा है P⁻½ इज कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस याद है बच्चों? P⁻⁴ गामा कांस्टेंट होता है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, यहाँ पे P⁻x कांस्टेंट होता है।
एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 1/2। तो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दैट प्रोसेस क्या होगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी CV प्लस R ओवर 1 - x, हाँ है ना, और CV क्या होता था R बाय गामा -1। कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस इसे, मोनोटॉमिक गैस दे रखा है, गामा की वैल्यू तुम्हें पता है 5/3, एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है इज हाफ, यू विल गेट योर मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दैट आइडियल गैस अंडरगोइंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। समझ में आया नहीं आया गाइस? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, यू नो द फॉर्मूला, वही हमने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ बच्चों। गाइस एंट्रोपी चेंज पूछा गया है व्हेन अ वाटर इज हीटेड फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू सम पर्टिकुलर टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी दे रखा है वाटर का गाइस, कैसे करोगे बच्चों? डेल्टा एस क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ Q बाई टी, तो हमारा n Cp dt बाई टी का इंटीग्रल बेसिकली Cp ln T2/T1 बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी, जब तुम इंटीग्रेट करोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू गेट, NCp ln T2/T1 बनेगा नहीं बनेगा गाइस, बताओ फॉर्मूला। हमें मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है, मोलर हीट तो नहीं, 1 सेकंड गाइस ध्यान से देखो, यूनिट्स देखो उसकी, यूनिट्स में गड़बड़ कर सकते हो तुम। जो हमें हीट कैपेसिटी दे रखा है वो पर ग्राम दे रखा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमें जो मास ऑफ वाटर चाहिए वो ग्राम में चाहिएगा। क्लियर गाइस? यहाँ पे जो हमें Cp दे रखा है दैट इज गिवन इन पर ग्राम, तो तुम्हें इट विल बी 2.5 इंटू 18 इंटू 4.2 इंटू ln T2/T1, you will have to take the temperature in Kelvin। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज द थिंग, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट विल गिव यू द आंसर गाइस। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं बच्चों। गाइस बताओ इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगना चाहिए? हमें पूछा गया है डेल्टा जी, रिवर्सिबली और आइसोथर्मली हमने एक्सपैंड किया उसे। ये प्रोसेस इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ऑक्सीजन गैस को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हाँ है ना? हमें फॉर्मूला क्या बताया, dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, और हमें दे रखा है आइसोथर्मल है, SdT हट गया। VdP को जब तुम इंटीग्रेट करते हो तो डू यू रियलाइज ये फॉर्मूला क्या बन रहा होता था, nRT बाय P करेंगे तो इट विल बी nRT ln P2/P1। ये याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये फॉर्मूला हमने करा भी था, डिराइव भी किया था। अब हमें प्रेशर दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, फाइनल प्रेशर नहीं दे रखा, लेकिन हमें दे रखा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है और वॉल्यूम डबल हो रही है। अगर वॉल्यूम डबल हो रही है तो प्रेशर क्या हो रहा होगा बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, वॉल्यूम डबल होगी, प्रेशर हाफ होगा नहीं होगा? तो यू कैन डू इट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? गाइस अभी एक्सप्रेशन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हमें सब कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, P2/P1 की रेशियो हमें पता है, प्रेशर हमारा क्या हो रहा है बच्चों, हाफ हो रहा है, हाँ या ना? गुड। और हमारा टेम्परेचर हमें दे रखा है, मोल्स हमें दे रखे हैं, वी कैन गेट अवर आंसर। क्लियर गाइस? क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये चीज? मेरे ख्याल से 34 का आंसर तो तुम वैसे ही निकाल सकते थे, अगर तुमने एक्सप्रेशन देख लिया, P2/P1 की वैल्यू तुम्हारी 1/2 आ रही है, तो तुम्हारा डेल्टा जी क्या आएगा बच्चों, बताओ गाइस? डेल्टा जी नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? बोलो गाइस। तुम्हारा ये वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि तुम्हारा दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो तुम्हारा ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी नेगेटिव, वो तुम्हारा एक ही ऑप्शन में दे रखा है। 35 पे आते हैं। यार आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइसोएंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी इज कांस्टेंट, ठीक है ना गाइस?
एंट्रोपी कांस्टेंट है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गया? 0। और हमें क्या दे रखा है? टेम्परेचर चेंज बता रखा है, T1 भी दे रखा है, T2 भी दे रखा है, P1 दे रखा है, P2 पूछा गया है गाइस। डेल्टा इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा बच्चों? NCV NCP ln T2 by T1 माइनस NR ln P2 by P1। ये याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? मैंने NCV वाला यूज नहीं किया क्योंकि हमें P1 और P2 की रेशो कुछ पूछी गई है, ln P2 पूछा गया है। अब गाइस तुम्हारे को सब कुछ पता है, T1 पता है, T2 पता है, P1 1 दे रखा है, P2 पूछा है, ln P2 पूछा गया है रेदर। निकलाएगा नहीं निकलाएगा गाइस? दिस इज द ओनली इक्वेशन दैट यू हैव टू सॉल्व, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर? ओके। 36 में तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 37 पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। ये जो पॉइजन रेशियो होता है ना, ये तुम्हारा इट इज नथिंग बट गामा। गामा दे रखा है हमें 1.4, जो कि हमें पता है डायटोमिक गैस के लिए 1.4 ही आ रहा होता है 7/5। ठीक है, तो सीवी कितना आएगा बच्चों? डायटोमिक गैस है, हमें पता है सीवी कितना आ रहा होता है बच्चों? R/γ-1। हाँ या ना? सीपी क्या होता है? गामा R/γ-1, या फिर तुम CV प्लस R कर दो। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से तुम्हारा एक्सप्रेशन C करेक्ट है, D करेक्ट है, और A और B की तुम्हें वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। गामा की वैल्यू पुट करके देख लो, यू विल गेट योर आंसर। हो सकता है A और B में से भी कोई करेक्ट हो। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? ओके, A करेक्ट है, गुड। C और D वैसे करेक्ट है, वो तो फॉर्मूले ही है। B का पता नहीं। गाइस 38 में कोई डाउट बताओ? गाइस एक चीज बताओ, आइडियल गैस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 38 याद करा। 0। तुम्हारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, लेकिन 2 इज नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। 39 पे आओ। हमें दे रखा है हाइड्रोजन गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। गाइस बच्चों तुम्हें याद है इसका इन्वर्जन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता था, जिसकी वजह से हीटिंग होती थी। यहाँ पे तो लिखा है डिक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज गोइंग टू बी हीटिंग इफेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। हाँ नहीं, स्टेटमेंट 2 हमारी हाइड्रोजन गैस है रूम टेम्परेचर इज अबव इट्स इन्वर्जन टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, पहले वाली गलत है। नेगेटिव में होता है, डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव में जा रहा होता है, -100 समथिंग। ठीक है गाइस, 40 पे आओ बच्चों, बताओ। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैस इज 0, देयर इज नो हीटिंग और कूलिंग। और क्यों नहीं होता? देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ओके गाइस, मुझे ये बताओ इनमें दिक्कत है 41, 42, 43 में? होनी नहीं चाहिए, बोलो गाइस, है या नहीं है दिक्कत? हो गया था या पढ़ा ही नहीं था? लास्ट 35 था तुम्हारा। ओके गाइस, ये तुमसे हो जाएंगे क्वेश्चन, आई एम अज्यूमिंग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। ये अगेन क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्रिक है रेदर देन थर्मोडायनेमिक्स। हमें कह रखा है एक में हीट रिक्वायर्ड इज 45, एक में हीट रिक्वायर्ड इज 68, और मोलर रेशियो है 8:1। जब तुम एक मोल को डिकम्पोज करते हो तो तुम्हारी कितनी हीट रिलीज इन्वॉल्व है? सप्लाई करनी पड़ेगी ना, दोनों में सप्लाइड है। एक मोल को डिकम्पोज कर रहे हो और 8:1 की रेशियो में वो डिकम्पोज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई अगर एक मोल है तो एक में से कितना C2H4 बनाएगा? 8/9। हाँ या ना? टोटल मोल अगर 9 होते तो उसमें से 8 वर फॉर्मिंग C2H4। हाँ या ना?
तो कैन आई राइट दिस डाउन एज 8/9 इंटू 45.54 प्लस 1/9 इंटू 68.91. दैट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर गाइस. समझ में आया नहीं आया? एक मोल में से 8/9 मोल पहली रिएक्शन शो करेगा, 1/9 मोल सेकंड रिएक्शन शो करेगा. दिस इज गोइंग टू बी द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन बच्चों. हाँ या ना? क्लियर है गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. क्या हो गया बच्चों? जाओ, गो. Hold on guys. क्वेश्चन नंबर 45 पे आओ. गाइस क्वेश्चन नंबर 45 में मोलर एंट्रोपी पूछा गया है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. डेल्टा एस क्या होएगा? डेल्टा एस क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ो और मुझे बताओ डेल्टा एस के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? एन सीपी एल एन T2/T1 लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? अगर सीपी कांस्टेंट होता, यहाँ पे सीपीएस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, तो कैन आई राइट दिस डाउन एज डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन सीपी dt/T का इंटीग्रल. हाँ है ना? टेम्परेचर 0 टू कितना दे रखा है? 10. हम कहेंगे दिस विल बी एंट्रोपी एट 10 माइनस एंट्रोपी एट 0 इज इक्वल टू सीपीएस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, हम कहेंगे इसके अंदर डाल दो. सॉलिड है, एन को इग्नोर कर दो, क्योंकि हमें सीपी फिर किसके लिए दे रखा है? सीपी हमें, तुम ध्यान से देखो, कुछ बोला ही नहीं हुआ. मोलर एंट्रोपी पूछा गया, मोलर एंट्रोपी पूछा गया, तो एन की वैल्यू 1 उठा लेंगे हम. ठीक है गाइस? तो ये आ जाएगा सीपी विच इज AT³ dt/T, टेम्परेचर 0 टू 10. अच्छा, ए की वैल्यू नहीं दे रखी हमें क्वेश्चन में, ए कैसे निकालोगे? हमें ये दे रखा है सीपी की वैल्यू 0.42 है 10 केल्विन. हाँ है ना? तो हम कहेंगे सीपी की वैल्यू अगर 0.42 है 10 केल्विन पे, तो कैन आई राइट दिस डाउन एज 0.42 इज इक्वल टू A इंटू 10³. बताओ बच्चों, यहां से ए की वैल्यू निकालो, इस एक्सप्रेशन में डालो, तुम्हारा डेल्टा एस आ जाएगा. एंट्रोपी एट 0 केल्विन 0 होता है, तो मोलर एंट्रोपी एट 10 केल्विन निकल के आ जाएगा तुम्हारा. समझ में आया नहीं आया? दिस इज 0. ये तुम निकाल लोगे क्योंकि तुम्हें ए की वैल्यू यहां से पता है, एंड यू विल गेट द एंट्रोपी एट 10 केल्विन गाइस. समझ में आया नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड करो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं. लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46. ये नोट करना है, करो नोट, नोट इट डाउन गाइस. सुनो बच्चों, ये चीज समझ आई नहीं आई? नोट कर लिया है? ओके. 46 बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, जबकि हमें स्टेटमेंट 2 में कह रखा है इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज सेम. हो सकता है बीच में टेम्परेचर चेंज कर रहा हो, ऊपर गया हो नीचे गया हो, फाइनल टेम्परेचर सेम बता रखा है. मतलब स्टेटमेंट 1 अगर है तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट होगी. हाँ या ना? आइसोथर्मल का मतलब होता है थ्रू आउट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जबकि हमें सेकंड स्टेट में बस ये कह रखा है टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल सेम है, बीच में देयर माइट बी टेम्परेचर चेंज. हाँ या ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज? बोलो गाइस. बेटा सी करेक्ट होगा. अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड हैज गॉट टू बी ट्रू, और अगर सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट कैन बी फॉल्स आल्सो. हाँ है ना? क्योंकि तुम्हारा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है. ठीक है? 47 पे आओ बच्चों. ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा? एनीबॉडी गाइस, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा बताओ?
डेल्टा जी पूछा है, फॉर अ प्रोसेस पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज? एक्सप्रेशन कौन सा दिख रहा है तुम्हें? बेटा तुम्हारा वो तब होता है जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कि वी को एन आर, नॉर्मल फॉर्मूला क्या था डेल्टा जी का? वी डी पी माइनस एस डी टी, है ना? अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एस एस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी दे रखा है, तो एस डी टी लगा लोगे नहीं लगा लोगे? एस डी टी का इंटीग्रल, और वी डी पी में हमें वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, तो इट इज सिंपली गोइंग टू बी वी डेल्टा पी। देखो गाइस, डेल्टा जी इज इंटीग्रल ऑफ वी डी पी माइनस एस डी टी, हाँ है ना? एस एस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, तो एस डी टी को हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? फ्रॉम टेम्परेचर 300 टू 400 केल्विन, हाँ है ना? और वीडीपी में वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है हमें, तो ये क्या बन जाएगा गाइस? इट इज सिंपली गोइंग टू बिकम वी डेल्टा पी। वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर इनिशियल दे रखा है, प्रेशर फाइनल नहीं दे रखा, प्रेशर फाइनल नहीं दे रखा। प्रेशर फाइनल कैसे निकालोगे बच्चों? यहाँ पे वी डेल्टा पी करना है हमें, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना है। पी इनिशियल हमें पता है, पी फाइनल कैसे निकालोगे गाइस? डू यू रियलाइज ओवर हियर कि तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन सेम है, तो कैन वी यूज द फॉर्मूला P2 बाई T2 विल बी इक्वल टू P1 बाई T1, हाँ है ना? एन एंड वी आर कांस्टेंट, तो P बाई T की रेशियो इज गोइंग टू बी कांस्टेंट गाइस। टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल, प्रेशर इनिशियल दे रखा है, वहां से प्रेशर फाइनल निकालो, एंड देन यू पुट इन दिस फॉर्मूला टू गेट अवर आंसर गाइस। कर दो, समझ गए गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। गाइस 48 में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इज इट अ कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, मतलब डेल्टा एस जीरो होता है ऑल एडियाबैटिक प्रोसेसेस में, या सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक में डेल्टा एस सिस्टम जीरो होता है? ऑप्शन पढ़ो। ऑल एडियाबैटिक प्रोसेसेस में एस कांस्टेंट होता है या डेल्टा एस जीरो होता है, या सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस जीरो होता है? सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक में डेल्टा एस इज जीरो। सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, वहां पे तो ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा हुआ है। अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो क्या रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी? नॉट नेसेसरी, तो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। गाइस ये तुम्हारा क्लोज सिस्टम के लिए वर्क करता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए करता है, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए डजंट वर्क, ठीक है? नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल दिस फॉर्मूला, ठीक है गाइस? डी तुम निकाल सकते हो आई गेस। हमें पूछा गया है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज, इट विल बी Q बाय T, हाँ है ना? एंड Q ऑल्सो फॉर 9 ग्राम ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है ना बच्चों? कंडेंस करेगा तो डेल्टा एच क्या आएगा हमारा? नेगेटिव, ये तो वैल्यू ही गलत है, हाँ या ना? जब कंडेंस करेगा तो डेल्टा एच सिस्टम क्या आने वाला है? नेगेटिव आएगा नहीं आएगा बच्चों? क्लियर है? तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, मतलब वी डोंट इवन हैव टू सॉल्व। वैसे अगर तुम सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच आना क्या चाहिए? इट इज गोइंग टू बी डेल्टा एच बाई टी, हाँ है ना? डेल्टा एच फॉर 9 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, मतलब बेसिकली 0.5 मोल ऑफ वाटर, और हमें दे रखा है कितना है? 40.6 इंटू 10⁻³ क्योंकि हमें किलो जूल में दे रखा है, उसे जूल में कन्वर्ट कर दिया, बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है? 373, और ये जो हीट है ये तुम्हारा रिलीज हो रही होगी व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? दिस वाज द हीट रिलीज फॉर 1 मोल, दिस इज द हीट रिलीज फॉर हाफ मोल बाय टेम्परेचर, दैट विल गिव यू द आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये तुम्हारा बिल्कुल इसी पे बेस्ड है कि तुमने, हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में फाइनली
सिलेक्ट द एंथैल्पी। अच्छा, हर एक के लिए पूछा गया है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन हमें, मतलब इन चारों को चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पूछा गया कि एस फॉर 200 केल्विन पे एस की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, या 300 पे क्या है। चारों वैल्यूज हमें कंपेयर करके देखनी पड़ेंगी। तो गाइस इसको तुम क्या करोगे, पहले तुम 0 से 200 में सीपी dt मतलब सीपी एल एन T2 बाई T1 लगाओगे। ठीक है गाइस, 0 से 200 में सीपी एल एन T2 बाई T1 लगाओगे, वेयर सीपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तुम देखो उसे 0.035 T दे रखा है, सीपी इज गिवन टू अस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो सीपी dt बाई T का इंटीग्रल करोगे यहां पे, तो समझ रहे हो, दैट विल गिव अस एंट्रोपी। इसको मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 49। पहले तुम्हारा S at 200 is going to be integral 1 मोल के लिए ही करा गया होगा, 1 मोल के लिए ही किया गया है। तो हम कहेंगे Cp dt बाई T 0 to 200। 200 पे बंदा क्या कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। तो अगर 200 के बाद तुम बाई चांस 300 पे लेके जा रहे हो, तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये तो हो गया सिर्फ 200 के लिए। ठीक है, अगर तुमने 200, ये था 200 सॉलिड, अगर तुम 200 लिक्विड लेते हो तो तुम यहाँ पे और क्या ऐड कर दोगे, डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी फ्यूजन। 200 के बजाय से तुम्हारा बॉयल कितने पे शुरू करता है, 300 पे। यहाँ पे हम लेते हैं 300 लिक्विड, तो तुम एक और चीज ऐड कर दोगे, क्या, 200 to 300 सीपी dt बाई टी। उसके बाद तुम 300 गैस करते हो, तो यू विल ऐड दिस। और अगर 300 से भी ऊपर लेके जाते हो, हमें लास्ट क्या दे रखा है, 600 दे रखा है ना, सीपी dt बाई टी। नो कमेंट्स। ऐसे क्वेश्चन आ रखा है जेई मेन में, लास्ट क्लास में याद है क्या, ऐसा दिखा था हमने। तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, यस दैट्स व्हाट आई सेड, कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट। कैलकुलेशन अच्छी है तो कर लेना अटेम्प्ट। इंटीजर टाइप है तो डेफिनेटली छोड़ोगे, इंटीजर टाइप नहीं है तो अटेम्प्ट किया जा सकता है। गाइस अब आते हैं 50 पे, बड़ा दर्दनाक क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखो। आई मीन दैट इज मोस्टली, इट इज द टफेस्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने तुम्हें शीट में दी है, जिसमें गाइस क्वेश्चन पढ़ो इसे। हमें एंट्रोपी चेंज पूछा है फॉर अ एडियाबैटिक प्रोसेस, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, तो ये इरिवर्सिबल है। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगेगा NCVln T2 बाई T1 प्लस NRln V2 बाई V1। हमें V2 बाई V1 की रेशो दे रखी है, इनिशियल वॉल्यूम 2 थी, फाइनल वॉल्यूम 8 है। हाँ या ना, क्लियर है बच्चों। समस्या कहां पे आ रही है गाइस, T2 बाई T1 निकालने के लिए। T1 दे रखा है, T2 नहीं पता हमें। ठीक है गाइस, अब T2 को दो तरीके से निकाला जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है तुम्हें। अगर हमें ये यहाँ पे ये नहीं बताया होता कि तुम्हारा निगलेक्ट डिग्री, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और पॉलीएटॉमिक गैस, अगर ये चीज नहीं बताई होती, तो हम क्या मान के चलते गाइस कि देखो, पहली चीज फॉर्मूला हम यूज करेंगे NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। ये चीज पता है, अभी हमें NV नहीं पता है गाइस, बाय द वे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो गाइस। सपोजिंग इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा होता कि ये तुम्हारा फाइनली जब एक्सपेंशन रुका तब तुम्हारी वॉल्यूम वाज 8 लीटर, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो, हमें कह रखा है फाइनल वॉल्यूम हमारी 8 लीटर है। स्टेट जिसकी फाइनल वॉल्यूम 8 लीटर है, हमें ये नहीं कह रखा फाइनल वॉल्यूम इज 8 लीटर, हमें कहा गया एक ऐसी स्टेट पे लेके गए जहां पे तुम्हारी वॉल्यूम इज 8 लीटर। वी आर नॉट गिवन दैट द एक्सपेंशन स्टॉप्स एट 8 लीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, दोनों में फर्क। हमें ये नहीं कह रखा कि एक्सपेंशन स्टॉप्स एट 8 लीटर, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा अभी और एक्सपेंड कर सकता हो बाय द टाइम इसका प्रेशर इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अगर बाई चांस फाइनल प्रेशर जब तुम्हारा अंदर का गैस का 1 एटमॉस्फेयर पहुंच रहा है, 1 एटमॉस्फेयर, तब हमें टेम्परेचर निकालना होता, तो हम सीधा क्या करते, N इज कांस्टेंट, हम कहते P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2।
कर देते नहीं कर देते? P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। हमें P1 दे रखा है 6, V1 दे रखा है 2, T1 दे रखा है 300, V2 दे रखा है 8, P2 हम क्या मान लेते हैं? एक्सपेंशन रुक गया, एक्सपेंशन रुक गया मतलब प्रेशर फाइनल क्या पहुंच चुका है? 1 एटमॉस्फेयर। और तुम T2 निकाल लेते, यहाँ पे T2 by T1 डालते, यहाँ पे V2 by V1 डालते। अभी एक चीज और समस्या है कि तुम NR का क्या करोगे, उसको अभी देखेंगे हम, लेकिन इन एनी केस क्वेश्चन हो जाता यहां तक, हाँ है ना? लेकिन ऐसा तो हमें नहीं कह रखा कि जब एक्सपेंशन रुका तब वॉल्यूम इज 8 लीटर, ऐसा नहीं लिखा हुआ। वी आर नॉट स्पेसिफाइड दैट द फाइनल वॉल्यूम व्हेन द एक्सपेंशन स्टॉप्स इज 8 लीटर। हमें तो बस यही लिखा हुआ है वॉल्यूम फाइनल इज 8 लीटर बच्चों। तो उस केस में वी विल हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर टू, मतलब हमें नहीं पता कि वो प्रेशर तुम्हारा उस वक्त 1 एटमॉस्फेयर पहुंच चुका है या 1 एटमॉस्फेयर से हो सकता है ज्यादा रहा हो, कम तो हो नहीं सकता। या तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पहुंच चुका होगा 8 लीटर पे, या फिर हो सकता है वो अभी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो, अभी और एक्सपेंशन हो सकता हो, हमने बीच में देख लिया। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, Q इज 0। वर्क डन क्या है बच्चों? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी, प्रेशर एक्सटर्नल इज 1, डेल्टा वी हमें दे रखा है 6 इज इक्वल टू डेल्टा यू विच इज एन सीवी डेल्टा टी, हाँ है ना बच्चों? एक काम करो, एन लो, सीवी कितना होगा बच्चों पॉलीएटॉमिक गैस के लिए? 3R इंटू डेल्टा टी। ठीक है गाइस, अब एक काम करते हैं बच्चों, यहां पे हमें एन की वैल्यू तो पता ही नहीं क्वेश्चन में, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एन। तो हमें लेकिन एक चीज पता है, एन आर टी इक्वल टू पीवी होता है, हाँ है ना? तो यहाँ पे 3 को बाहर लो, ये एनआर डेल्टा टी बन रहा है नहीं बन रहा है बच्चों? एनआर डेल्टा जी की टी की जगह हम P2 V2 माइनस P1 V1 कर सकते हैं। एनआर डेल्टा टी सेम एज P2 V2 माइनस P1 V1। P2 V2 क्या है? P फाइनल वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम फाइनल हमें कितना दे रखा है? 8 माइनस प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल जो कि हमें दे रखे हैं 2 and 6 12। यहां से तुम प्रेशर फाइनल निकाल लोगे नहीं निकालोगे? एक बार प्रेशर फाइनल निकाल के देखो कितना आ रहा है। दिस वॉज इक्वल टू -6, प्रेशर फाइनल कितना आ रहा है? ये मैंने यहाँ पे एनआर डेल्टा टी की जगह लिख दिया, एनआर डेल्टा टी कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ पीवी, वही लिखा है प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम फाइनल हमें 8 दे रखा है, माइनस प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल। यहां से हम प्रेशर फाइनल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रेशर फाइनल गाइस, बताओ मुझे एक बार निकाल के बताओ। -2 10 10/8 विच इज योर 10/8 इज 5/4। 10/8 आ रहा है बच्चों, 5/4 ADM आ रहा है। तुम रियलाइज करोगे इट इज ग्रेटर देन 1 ADM। अभी और एक्सपेंशन पॉसिबल था, जहां पे हमने रोक दिया अभी स्टिल मोर एक्सपेंशन वाज पॉसिबल। वॉल्यूम फाइनल इज नॉट 8, वॉल्यूम फाइनल शुड हैव बीन ग्रेटर देन 8 गाइस। समझ में आया नहीं आया? अब हमें प्रेशर फाइनल पता चल गया। तो गाइस हमें प्रेशर इनिशियल पता है, वॉल्यूम इनिशियल पता है, टेम्परेचर इनिशियल पता है, प्रेशर फाइनल पता है, वॉल्यूम फाइनल पता है, टेम्परेचर फाइनल निकलाएगा नहीं निकलाएगा? मतलब यहाँ पे अब तुम्हारा T2/T1 भी पता है, V2/V1 भी पता है, हाँ या ना? समस्या आई तुम्हारी किसकी? एन और इसकी, हाँ या ना? उसको हम क्या करेंगे? मतलब ये चीजें मान के चल रहा हूं तुम निकाल सकते हो, हाँ या ना? अब हम लिखेंगे ये कितना आ जाएगा, NCV इज N इंटू 3/2R, सॉरी N इंटू 3R, हाँ या ना बच्चों? ln T2/T1 आया नहीं आया? प्लस NR ln V2/V1। हाउ विल यू एलिमिनेट N and R? हम कहेंगे PV इक्वल टू NRT होता है नहीं होता है? तो NR को मैं लिख सकता हूं PV/T। तो यहां पे हमारा आ जाएगा 3 इंटू NR इज PV। अब PV तुम कोई भी ले लो, PV/T की रेशियो पूछिए ना गाइस, PV/T N इज कांस्टेंट, तो PV/T लेट अस टेक द फर्स्ट वन। तो हमारा P इंटू V इज 12/300, हाँ है ना? चेक करो, P is 6, V is 2, PV/300।
ये हमारा आ गया एनआर की वैल्यू ln T2 by T1 plus nr again which is 12 by 300 ln V2 by V1. यहां से तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा गाइस, द एक्सप्रेशन विच विल गिव अस एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फॉर्मूला वही है जो हमने अभी पढ़ा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहां पे आ गई, V2 by V1 हमें पता था, T2 by T1 हमें नहीं पता था, जिसके लिए वी हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशन गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा होगा, सारे फॉर्मूले तुम्हारी जो करवाए गए हैं वही है, एडियाबैटिक प्रोसेस का चल रहा है, ठीक है ना? तो गाइस थोड़ा सा यार फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करो, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूले। 51 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, वो तो बिना सॉल्व कर ही आंसर आ जाना चाहिए। हमें दे रखा है आइसोथर्मल है, वॉल्यूम ट्रिपल हो रही है, लेकिन डेल्टा एस टोटल पूछा है गाइस। डेल्टा एस टोटल क्या होगा रिवर्सिबल में? इट इज गोइंग टू बी 0। रिवर्सिबल हमें क्या रखा है, रिवर्सिबली हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा है। व्हाट इज गोइंग टू बी डेल्टा एस टोटल? सिस्टम का पूछा होता तो फॉर्मूला लगाते, टोटल पूछा गया है गाइस, टोटल इज गोइंग टू बी 0। हाँ है ना? ओके 51 पे आते बच्चों, सॉरी 52 पे। गाइस 52 को छोड़ दो, ये तुम्हारा कार्नोट साइकिल है, विनय सर करवाएंगे। 53 पे आ जाओ, कार्नोट साइकिल का तुम्हारा है, ये कार्नोट साइकिल का ही, लेकिन आई जस्ट नीड टू नो तुम इसे सॉल्व कैसे करोगे। जितना तुम्हें पता है उसके बेसिस पे तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हमें पूछा गया व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट 1000 केल्विन। बेसिकली जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ए से बी जा रहा है, वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज कितना होगा? क्या फॉर्मूला लगाओगे गाइस? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, व्हाट इज गोइंग टू बी डेल्टा एस? डोंट यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी सिंपली Q by T? अब ये मत कहना सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, लेट अस यूज द फॉर्मूला NR ln V2 by V1। लगा सकते हो, क्या तुम्हें V2 और V1 दे रखा है, वॉल्यूम एट B और A दे रखा है? नहीं दे रखा है, यहां पे हमें Q दे रखा है डायरेक्टली, तो लेट अस यूज द फॉर्मूला Q by D टू फाइंड आउट डेल्टा एस। हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ए से बी जा रहा है, हमें दे रखा है Q कितना है 150 किलो जूल। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द एंट्रोपी इंक्रीज, वी कैन सिंपली डू इट एज Q by T, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हाँ या ना? गुड, हो जाएगा 53। 54 में गिब्स एनर्जी चेंज पूछा गया है फॉर ए एंड बी। हम कहेंगे गिब्स एनर्जी चेंज क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ सॉरी माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए से बी क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। इसको मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 54। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। हम कहेंगे आइसोथर्मल है तो डेल्टा एच 0, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, इट इज गोइंग टू बी माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस अभी हमने ऊपर निकाला था फॉर दिस प्रोसेस, हाँ है ना बच्चों? विच वॉज Q by T, basically 150 into 10 raised to the power 3 by 1000, that was your delta S। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? Q क्या था? 150 into 10 raised to the power 3 by temperature which is given to us as 1000 Kelvin। हमारी जो डेल्टा एस की वैल्यू थी that was 150 only, हाँ या ना? और यहाँ पे हमें माइनस टी डेल्टा एस कर देंगे टू गेट अवर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी गाइस। हो गया नहीं हो गया बच्चों? गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ स्टोइचियोमेट्री रेदर देन थर्मोडायनामिक्स। पढ़ो उसे, एक्सप्रेशन तुम बना सकते हो अब उसका, ऐसा क्वेश्चन तुम अभी कर चुके हो। मोलर रेशियो ऑफ A2 एंड A आर 5:3। बताओ बच्चों क्या करोगे? 5:3 के रेशियो में A2 और A बन रहे हैं। हमें पूछा गया है एनर्जी इन्वॉल्व इन द डीकंपोजिशन ऑफ 1 मोल। 1 मोल हमने ब्रेक किया सच दैट A बनाए तुम्हारा कितना? 3 मोल, मतलब रेशियो वाइज 3 मोल, और A2 बनाए 5 मोल, हाँ या ना?
तो गाइस कैन आई से द एनर्जी इन्वॉल्व विल बी, टोटल हमने 1 मोल A2B ब्रेक किया है, तो A2 कितना बना होगा, मतलब A2 की तरफ कितनी मोल्स गए होंगे, 5/8। हाँ या ना बच्चों, 5:3 रेशियो में हमने डिकम्पोजिशन किया है, तो 5/8 मोल A2B विल बी कन्वर्टेड टू A2 and B, तो 5/8 ऑफ 40। और दूसरी तरफ कितना जाएगा, 3/8 ऑफ 50। दिस इज गोइंग टू बी योर डेल्टा H या एनर्जी इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशन। हाँ या ना बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, कोई डाउट यहां तक, क्लियर है या नहीं? गुड, वी आर डन विद द शीट गाइस।